अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो सियासतदानों और फ़ौज में लड़ाई क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही शुरू हो गई थी। इस लड़ाई का पहला वाक़या 1953 का है, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने अयूब खान की मुआवनत से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया। उन्हें एक ऐसे वक्त में हटाया गया था जब उन्हें न सिर्फ असम्बली का एतमाद हासिल था, बल्कि कुछ ही अरसा कबल वो असम्बली से बजट भी पास करवा चुके थे। क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब जर्नैल और सियासतदान तारीख की अदालत में लिखते हैं कि बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो कि दस्तूर तैयार करवा रहे थे, इसमें गवर्नर जनरल के इख्तियारात कम कर दिए गए। नाज़िमुद्दीन अयूब खान को तोसी देने और फ़ौज के हजम को कौमी वसाइल से ज़्यादा बढ़ाने के भी मुखालिफ थे। क़याम पाकिस्तान के ठीक 11 बरस बाद सन 1958 में मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा दिया गया। कुदरतुल्लाह शहाब शहाबनामा में लिखते हैं कि अक्टूबर 1958 में आइन मनसूख करने का कोई जवाज़ न था। उस वक्त पाकिस्तान किसी गैर मामूली बैरूनी ख़तरे से दो चार भी नहीं था, और अंदरूनी ख़तरा सिर्फ ये था कि अगर इंतखाबात हो जाते तो गालिबन सिकंदर मिर्ज़ा को कुर्सी सदारत से हाथ धोना पड़ता। अब ज़रा देखिए कि सिकंदर मिर्ज़ा के साथ क्या हुआ। क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सैयद अमजद अली और सिकंदर मिर्ज़ा के दरमियान टेलीफोन बातचीत सुनी। सैयद अमजद अली के बेटी की शादी सिकंदर मिर्ज़ा की बेटी से होना थी। सैयद अमजद अली ने उन्हें शादी की तारीख मुकर्रर करने को कहा तो सिकंदर मिर्ज़ा ने जवाब दिया कि वो अगले चंद दिन बहुत मसरूफ़ हैं, हालात मामूल पर आएंगे तो तारीख मुकर्रर हो जाएगी। कहा जाता है कि अमजद अली ने कहा कि हालात मामूलात पर आने में काफ़ी वक्त लगेगा, तो सिकंदर मिर्ज़ा ने इसका जवाब दिया कि चंद दिन में अयूब खान को सीधा कर दूंगा। वो आगे चलकर लिखते हैं कि अयूब खान को टेलीफोन पर होने वाली इस बातचीत से आगाह कर दिया गया, लेकिन इस पर 27 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई ना हुई, क्योंकि अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद की ज़रूरियात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आना था। 27 अक्टूबर को अमरीकी सेक्रेटरी के दौरे के अख्ताम के बाद याहिया खान और उनकी टीम ने अपने एक्शन प्लान के दूसरे हिस्से पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अयूब खान ने रात 10 बजे सिकंदर मिर्ज़ा को सदारत से अलग कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज और वज़ीर आज़म के दूसरे वाक़े के बारे में M.A. चौधरी अपनी किताब मार्शल लॉ का सियासी अंदाज में लिखते हैं कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन को तश्कील देने के सिलसिले में एक दफ़ा दावा किया था कि वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, लेकिन वक्त की सतम ज़रीफ़ी देखिए कि मार्शल लॉ ही की हुकूमत ने उन्हें फांसी दे दी और दफन किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुक्मरानों के माबैन इख्तलाफ का नतीजा कभी भी सियासी हुक्मरानों के लिए अच्छा नहीं रहा, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या जुनेद हो, मियाँ नवाज शरीफ हो या बेनज़ीर और यूसुफ रज़ा गिलानी हो या फिर इमरान खान। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के ख्वाहिशमंद थे और जमहूरी बालादस्ती को कायम करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही कई आला दर्जे के फ़ौजी अफसरान को मुलाज़मतों से सबकदोश कर दिया, जिनमें लेफ्टिनेंट गुल हसन खान भी शामिल थे। इसी तरह अफवाज के चीफ के ओहदे की मुद्दत भी 1 साल कम कर दी गई। अलावा 1972 में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF का क़याम भी अमल में लाया गया। डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान का आइन में लिखा है कि FSF के क़याम से फ़ौजी अफसरान चौकन्ना हो गए। उन्हें पेशावराना रवायती फ़ौज की जगह अवामी फ़ौज का वो नारा याद आने लगा जो भुट्टो ने बहुत पहले अपनी सियासी तहरीक के दौरान लगाया था। जनरल ज़िया ने बरसरे इक़्तिदार आकर अपने अव्वलीन इक़दामात के तहत FSF को तोड़ दिया। ताहिर कामरान भुट्टो की जानिब से 43 फ़ौजी अफसरों की सबकदोशी के तनाज़ुर में अपनी किताब पाकिस्तान में जमहूरियत और गवर्नेंस में लिखते हैं कि फ़ौज पर सिविलियन बालादस्ती के क़याम की जानिब से बहुत वाज़ेह इशारा था। आइन के आर्टिकल 271 में किसी भी मुमकिना फ़ौजी मुदाखलत या फ़ौज की तरफ से इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के अमल की हौसला शिकनी के लिए मौत की सज़ा तजवीज़ की गई। जनरल KM आरिफ अपनी किताब खाकी साए में लिखते हैं कि भंडारा ने मुझे बताया कि उन्होंने एक बार ज़िया से सवाल किया था कि आपने भुट्टो हुकूमत को क्यों गिराया था। ज़िया ने भंडारा को बताया कि मुझे पाकिस्तान आर्मी की शिकस्त कबूल नहीं थी। तीसरा वाक़या यूँ है कि जनरल ज़िया ने 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए। इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म के तौर पर
محمد خان جنیجو کا انتخاب عمل میں آیا اور بیشتر مورخین کے مطابق اس انتخاب کی بنیادی وجہ جنیجو کی سادہ روحی قرار دی جاتی ہے، کیونکہ ضیاء کسی ایسے شخص کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے جو بعد میں ان کی حیثیت کو کسی طور پر چیلنج کرے، مگر جنیجو اور ضیاء کے مابین تعلقات کچھ ہی عرصے بعد خراب ہوتے چلے گئے۔ بالآخر مئی 1988 کو صدر ضیاء نے جنیجو کو عہدے سے ہٹا دیا اور قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ طاہر کامران اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ضیاء کی جانب سے جنیجو کو ہٹانے کی وجوہات کے پیچھے جنیجو کا جنرل ضیاء کی خواہشات کے برعکس جنیوا معاہدہ پر دستخط کرنا ان کی معزولی کا سبب بن گیا۔ علاوہ ازیں راولپنڈی میں اوجڑی کیمپ کے واقعے کے ذمہ دار فوجی افسروں کو مورد الزام ٹھہرانا بھی ضیاء الحق اور جنیجو کے مابین اختلافات کا بڑا سبب تھا۔ قیوم نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فوج سندھ میں پنو عاقل اور 3 دوسری جگہوں پر چھانیاں قائم کرنا چاہتی تھی اور سندھ کے قوم پرست لیڈر اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ جنیجو نے ضیاء کی خواہش کے برعکس چھاونیوں کے قیام کے لیے کھلے عام حمایت سے گریز کیا۔ فوج اور سیاست دانوں کا تیسرا ٹکراؤ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا۔ بے نظیر بھٹو پہلی بار 1988 کے الیکشن میں وزیر اعظم بنی، مگر وہ اپنی مدت اقتدار کو پورا نہ کر سکی۔ طاہر کامران اپنی کتاب میں سعید شفقت کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ سب سے طاقتور ادارے کے ساتھ بے نظیر کے تعلقات کی خرابی کی 4 وجوہات تھیں جو ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن گئیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ 1990 میں بے نظیر نے آرمی کے سلیکشن بورڈ کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی، جس نے ان کی پیٹھ پر آخری تنکا دھرنے کا کام سر انجام دیا۔ 5واں واقعہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی محاذ آرائی تھی۔ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ میاں نواز شریف کا یہ جملہ اگرچہ اس وقت کے صدر اسحاق خان کے خلاف کی جانے والی تقریر کا حصہ ہے، مگر اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ اقتدار سے ہٹانے کی تھی۔ میاں نواز شریف کے اقتدار کا پہلا دور اسی محاذ آرائی کی نظر ہو گیا، مگر جب یہ دوسری بار وزیر اعظم بنے تو عوام کی اکثریت کا اعتماد لے کر بنے، مگر پھر بھی وہ اپنا دور مکمل کرنے سے قاصر ٹھہرتے ہیں اور جنرل مشرف انہیں ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اور فوج اور سیاست کے ٹکراؤ کا آخری واقعہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں پیش آیا۔ عمران خان نے کہا کہ سیاسی اور معاشی بحرانوں سمیت میری حکومت گرانے کا واحد ذمہ دار جنرل باجوہ ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کے شہباز شریف کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے۔ جنرل باجوہ کے شہباز شریف کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن کی راہ ہموار ہوئی۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔